नमस्ते एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तनाव के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब दोस्तों होता है मॉडल्स। स्ट्रेस के कितने मॉडल्स हैं वो मॉडल्स अपन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस के मॉडल। तो यहाँ पे BPS 186 किताब का कोड है और चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको पढ़ा चुका हूँ और उसका वीडियो है, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी मेंटल हेल्थ, उसके करियर से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, काफ़ी तरह के इश्यूज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो स्ट्रेस ले लेता है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस का समाधान, उसका सॉल्यूशन करने के लिए उसके मॉडल्स को समझना ज़रूरी है कि ये जो स्ट्रेस है वो किस तरह से पैदा होता है। ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है। इसके लिए कुछ मॉडल्स यहाँ पे बता रखे हैं। 7 तरह के मॉडल आपकी किताब के अंदर है। पहला है दोस्तों संघर्ष या पलायन प्रक्रिया, फ्लाइट और फाइट। फाइट का मतलब लड़ना और फ्लाइट का मतलब वहाँ से भाग जाना। ठीक है, तो ये पहला मॉडल है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। दूसरा मॉडल है सामान्य अनुकूलन संलक्षण, तो इसको इंग्लिश में लिखा है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तीसरा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। चौथा है व्यक्ति पर्यावरण उपयुक्त प्रतिरूप, पर्सन एनवायरमेंट फिट मॉडल। फिर पांचवा है मनोगतिक सिद्धांत, साइकोडायनेमिक थ्योरी। छठा है आनुवंशिक व्यवस्थानुरूप प्रमाणिक सिद्धांत, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। फिर अंत में प्रवणता तनाव प्रतिरूप, डायथिस स्ट्रेस मॉडल। ठीक है, तो ये 7 तरह के मॉडल है भाई, और 7 तरह के मॉडल अपने को अच्छे से याद करने, कोई सा भी आ सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम आया था 10 नंबर का ये संघर्ष या पलायन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये आया था पिछली बार। आपकी बार क्या आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। यह आ सकता है भाई सामान्य अनुकूलन संलक्षण और संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, इसमें से आ सकता है, दोनों में से। तो देखते हैं संघर्ष या पलायन की प्रक्रिया क्या होती है। अब देखें, ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का जो मॉडल है वो स्कॉलर एक था कैनन, उसने बताया था। ठीक है, इसने क्या कहा था कि जब स्ट्रेस पैदा होता है तो एमरजेंसी एक प्रोसेस होता है। कैनन ने स्ट्रेस को एक एमरजेंसी प्रोसेस का है, आपातकालीन प्रक्रिया का है। और बाद में कैनन ने बताया कि तनाव का जो जन्म है, मतलब स्ट्रेस कहाँ से पैदा होता है, व्यक्ति के इमोशन से, भावों से पैदा होता है। ठीक है, भावों के बीच में दोस्तों काफ़ी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, भावों के बीच में संघर्ष चल रहे होते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि हमारी कहाँ पे कहीं पे जाने की इच्छा है, ठीक है, लेकिन घर वाले बोल रहे हो नहीं वहाँ पे नहीं जाना है। तो दोस्तों हमारे जो इमोशंस हैं वो तो जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब व्यक्ति का स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो बाहरी पर्यावरण की मांग के अनुसार व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो बाहरी पर्यावरण क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो कह रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, और हमारा मन क्या कह रहा है, इमोशंस कह रहा है कि घर के अंदर अब नहीं रहना है, वहाँ पे जाना है तो जाना है। तो इस तरह से दोस्तों 2 प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, उससे स्ट्रेस पैदा होता है। उसके बाद में दोस्तों वो कहता है कि जब तनाव उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तब दोस्तों जो शरीर है वो होम्योस्टैटिस नाम की स्थिति में आ जाता है और शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो असंतुलन पैदा होने का इम्बैलेंस कब पैदा होता है, जब स्ट्रेस आ जाता है और शरीर का उस टाइम पे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो रक्षात्मक तंत्र होता है, वो इस असंतुलन को सामान्य करने की कोशिश करता है। अब जैसे कि गली के अंदर, वही मैंने एग्जांपल बताई, कुत्ते पीछे पड़ गए, काफ़ी दूर तक भागे, अपन घर के अंदर आए। घर के अंदर आ रहे हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद में हम सही आ जाते हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों शरीर है वो स्थिर अवस्था में होता है, उस स्थिति को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। उस टाइम पे कोई घबराहट नहीं होती है। ठीक है, और व्यक्ति घर के अंदर बड़े मज़े से रह रहा होता है। लेकिन स्ट्रेस जब पैदा होता है तब उसका जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है और शरीर में असंतुलन की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। लेकिन रक्षात्मक तंत्र इस असंतुलन को दूर कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम है उस इम्बेलेंस को दूर कर देता है। जैसे डर की स्थिति में व्यक्ति का शरीर या तो लड़ने हेतु तैयार होता है, या फिर व्यक्ति वहाँ से पलायन कर जाता है, यानी कि व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है, या तो वो फिर फाइट करता है, फिर फ्लाइट कर जाता है। इस प्रकार की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल चेंजेज होते हैं। जैसे कि दोस्तों पसीना आता है, मुंह सूख जाता है, और जो हमारी मसल्स है उसमें स्ट्रेस आता है, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो काफ़ी तेज़ तेज़ चलने लगती है, आंखों की जो पुतलियाँ होती है वो फैल जाती है। ठीक है, आईब्रोज है वो फैल जाता है, और उच्च रक्त प्रवाह, मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। ये कुछ सिस्टम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो कि स्ट्रेस आने पे पैदा होते हैं, सब कैनन ने बताया है। तो इस मॉडल में ये लिखना है, यह प्रतिक्रिया व्यक्ति को विषम परिस्थितियों से लड़ने हेतु तैयार करती है, यानी कि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव सिचुएशंस आती है तो हमारा शरीर उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
प्रतिकूल स्थिति में यानी कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस आती है तो व्यक्ति का अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम शरीर में, हमारे शरीर में काफ़ी तरह के हार्मोन है वो स्रावित करता है। जैसे अचानक सांप दिख जाए तो शरीर या तो उस सांप से संघर्ष करता है यहाँ, या फिर व्यक्ति वहाँ से पलायन कर जाता है। अब दोस्तों जैसे व्यक्ति भागता है सांप देखने पर, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है शरीर के एक एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। केनन ने आगे बताया कि अगर खतरा टल जाता है तो शरीर की सम्य स्थिति वापस से आती है, यानी कि शरीर होम्योस्टेटिस नाम की एक अवस्था में आ जाता है जहां पर वो मतलब नॉर्मल हो जाता है पलायन की प्रक्रिया से। यानी कि दोस्तों जैसे ही इंसान फ्लाइट करता है, भागता है, तो नकारात्मक स्थिति से तुरंत निपट सकता है। जैसे कि सांप दिखा, भाग गए वहां से, ठीक है, तो व्यक्ति उस समस्या से निपट लेता है। लेकिन बार बार तनाव आने से, अब दोस्तों बार बार हमारे पीछे कुत्ते पीछे पड़ रहा है, सांप दिख रहा है, या बार बार कोई हमें तंग कर रहा है, तो हमारी जो शरीर की कार्य प्रणाली है, देखो कोई इंसान के दिमाग के अंदर बार बार स्ट्रेस पैदा होता है, किसी को बार बार डर लगता है किसी भी चीज से, अंधारा अंधेरा से डर लगता है किसी चीज को, किसी वे इंसान को हाइट का फोबिया रहता है, ठीक है। अब जब स्ट्रेस बार बार लेता है इंसान, ठीक है, तो इंसान का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बार बार एक्टिव होता है, जिससे कि अंतःस्रावी तंत्र बार बार एक्टिव होता है। अब दोस्तों आपने एक चीज सुनी है, अगर कोई मशीन है ना बार बार यूज होगी, अब जैसे कि शरीर शरीर में तो इमरजेंसी के लिए ये बनाया गया था एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन बार बार ये व्यक्ति स्ट्रेस लेता है तो शरीर है दोस्तों उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। और दोस्तों टेलर क्या कहता है, कैरन के बाद में टेलर भी कहता है इसी मॉडल में कि महिलाएं संघर्ष और पलायन का रास्ता न अपनाकर झुकाव व मित्रता प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वुमेन है, महिला है, उसके अंदर प्रकृति की तरफ से कुछ खास गुण पहले ही नेचर ने काफ़ी एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जैसे कि सिंपैथी का है, लव का है, ठीक है, अटैचमेंट का है, ठीक है, केयरिंग नेचर उसके अंदर ज़्यादा है, राइट। अब जैसे कि एक लड़का चल रहा है, कुत्ते दिखे या तो उनको पत्थर मारेगा या फिर वो भगेगा वहाँ से। लेकिन लड़की है, नॉर्मली लड़की क्या करती है, क्योंकि उसके अंदर नेचर में गुण दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है उसके पास में, तो वो क्या करती है, कुत्तों को या तो बिस्कुट खिलाती है, फिर उनसे वो प्यार करने लग जाती है। तो जो महिला होती है वो झुकाव और मित्रता का जो रास्ता अपनाती है और इस तरह से वो अपने स्ट्रेस से निपट लेती है, टेलर कहता है। बड़ी सही बात कही इसने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे देख के मैंने चार्ट बना रखा है, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों बताऊंगा। खतरा पहुंचाने वाली स्थिति, कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर व्यक्ति को लगता है कि ये डेंजर वाली सिचुएशन है, तो पहले तो वो डेंजर वाली सिचुएशन बनती है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, दिमाग का एक बीच का हिस्सा होता है, माइंड का बीच का हिस्सा होता है, और दोस्तों उस वही हिस्सा हमारे शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर कब भागना है, कब हार्मोन स्रावित होंगे, कब गुस्सा आएगा, कब हम किसी के प्रति अटैचमेंट दिखाएंगे, वही वही डिसाइड करता है। तो दिमाग का ये सेंटर वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों यहाँ पे लिखा है केंद्र में पाए जाने वाला एक स्मार्ट डिसीजन लेता है। ये जो हिस्सा ना हाइपोथैलेमस, ये स्मार्ट डिसीजन लेता है। आगे आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र लिखा हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो आवेगात्मक तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है, हमारी जो धमनियाँ, हमारी जो वेन्स है उसके अंदर ब्लड है वो काफ़ी तेज़ी से फ्लो करने लगता है, ठीक है। और जब खून तेज़ी से बहता है तो हमारे शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब कोई खतरे वाली सिचुएशन आ चुकी है, और फिर हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। और हमारे शरीर में दोस्तों कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ। तो आपने समझा होगा यहाँ तक, अंतःस्रावी तंत्र एक्टिव हो, उसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि से दोस्तों कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, जैसे कि कैटो कोहलुमिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है। जब ये हार्मोन मतलब सिक्रेट होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमें सर दर्द होता है, स्वेटिंग आती है, हमारे चेस्ट में दर्द होने लगता है, हमें चिंता सताती है, तेज़ी से सांस चलने लगता है। तो दोस्तों शरीर के अंदर देखो कितना स्पेशल चीज़ बना हुआ है, जैसे कोई खतरा आया तो हाइपोथैलेमस ने मैसेज दिया शरीर को कि भाई यहाँ से भगो या इस हिस्से से निपटो, डेंजर की स्थिति आ गई है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, फिर एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव होता है, फिर ग्लैंड के माध्यम से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, कैटिको कोहलुमिन और कार्टोकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो इसके अलग अलग लक्षण बता रखे हैं। तो हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तभी दोस्तों हमारा शरीर वो इस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर कार्टोकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होता है, हमारे शरीर से निकलता है, तो हमारी जो एनर्जी वो अचानक से बढ़ जाती है,
और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोस्तों लिख के आना था। क्या? संघर्ष या पलायन प्रक्रिया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। आगे दोस्तों दूसरा जो इस साल आ सकता है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, कॉग्निटिव एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका इंग्लिश के अंदर नाम है, तो पढ़ लेते हैं। एक स्कॉलर था हंस सेले, तो इसने ये सिद्धांत थ्योरी ये बनाई थी। उसने टोटल 3 स्टेज बताई थी। तो पहले स्टेज में वो क्या बताता है हंस सेले, कि जब भी स्ट्रेस पैदा होता है तब दोस्तों व्यक्ति अलार्म प्रतिक्रिया यानी कि अलार्म, उसके शरीर को अलार्म मिल जाता है। ठीक है, कि भाई यहाँ से भागना है या फिर इसको जवाब देना है। राइट, इस चरण के दौरान यानी कि इस स्टेज के दौरान हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। ठीक है, और उसके एक्टिव होने के बाद में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी एक्टिव होता है। तो इसका जो पहला स्टेज है सामान्य अनुकूलन संरक्षण का जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जीएएस। इस मॉडल में पहला जो चरण था वो दोस्तों पहले ही मॉडल के अनुसार है कि हाइपोथैलेमस है वो शरीर को खतरा की स्थिति बताएगा। फिर एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र सक्रिय होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि स्रावित होगी। ठीक है, उससे 2 हार्मोन स्रावित होंगे। राइट, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि से। तो दोस्तों यहाँ से 2 हार्मोन फिर से स्रावित हो जाएंगे, एपिनेफ्रेमिन और नेरेपेफ्रिन। तो यहाँ पे थोड़े हार्मोन अलग है। ठीक है, इस सिद्धांत में, इस मॉडल में हार्मोन थोड़े अलग है, यहाँ पे याद रखना, या फिर वो हार्मोन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, जो भी आपको याद रह जाए। जिससे व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे कि किसी ने मुक्का मारा तो मुक्का मारने की स्थिति में या तो उसको थप्पड़ वप्पड़ मारने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर में हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एपिनेफ्रेमिन और नेरेपेफ्रिन। ठीक है, इसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म, या तो हम अपने चेहरे के सामने हम हाथ कर लेते हैं ताकि हमारे चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, या फिर उसको अपन पीटने लगते हैं अगर थोड़ा ताकतवर है तो। इस समय इंसान के शरीर में दोस्तों ब्रीदिंग है वो बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और दिल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उसमें वृद्धि हो जाती है, जैसे कि तेज से सांस लेना, काफ़ी जल्दी जो पंप करने लगता है दिल। ठीक है, आगे लिखा हुआ शरीर खतरे से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है, उससे दोस्तों एक और हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक। भाई ये याद करने पड़ेंगे, इसका कोई भी इलाज नहीं, याद करना पड़ेगा। 10 नंबर का सवाल आएगा इस बार, सामान्य अनुकूलन संरक्षण। तो आपको एक तो एड्रेनल ग्लैंड याद रखनी है, उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड से भी 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, सॉरी एक हाथ होता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है और उन अंगों में एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंचती है जहां पर ये अंग है वो खतरे की स्थिति से निपटने के लिए तैयार होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इस समय जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो न के बराबर ऊर्जा होती है। अब देखिए, जब दोस्तों सांप दिख गया हमें, तब हमारा पाचन तंत्र किस काम का, हमारा जो प्रजनन तंत्र है वो किस काम का भी। ठीक है, तो दोस्तों इस समय तो हाथों को पैरों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो दोस्तों हार्मोन स्रावित करते हैं, और ये हार्मोन शरीर के हाथ पैरों में एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ताकि हम वहाँ से भाग जाते हैं या फिर उससे लड़ते हैं। दूसरा स्टेज क्या बताया हंस सेले ने? इस स्टेज के अंदर शरीर के जो और ऑर्गन्स होते हैं उसमें स्ट्रेस कम होने लगता है। जो शरीर है वो होम्योस्टेटिस स्टेट में यानी कि सामान्य अवस्था में नॉर्मल होने की कोशिश करता है। अभी भी दोस्तों पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र में ऊर्जा नहीं होती है। तो ध्यान दें कि हाथ पैर में जो एनर्जी आ गई थी वो एनर्जी वापस से शरीर में लौटने लगती है, और इस समय सांसें तेज चल रही होती है, और जो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप चल रहा होता है। ठीक है, इस तरह की चल रही होती है एक्टिविटीज़। तो स्ट्रेस किस नेचर का है, यानी कि खतरा अगर ज़्यादा होगा दोस्तों, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, और उसी तरह से सांसें हमारी चल रही होंगी। तो सेकंड स्टेज में अपने को लिखना है कि मतलब शरीर है वो वापस से नॉर्मल सिचुएशन में चलने लगता है। तीसरा स्टेज में क्या लिखना है? किसी स्टेज में हमें दोस्तों फिजिकल टायर्डनेस यानी कि शारीरिक थकान महसूस होती है,
हमारी शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल लो होने लगता है और तनाव के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण अब दोस्तों जैसे कि ऐसे घर के अंदर रह रहे जहाँ पे हमेशा लड़ाई होती हो, कुछ ना कुछ कलेश ही चल रहा होता है, उस समय दोस्तों कुछ समय बाद में हमारा शरीर खुद बीमारियों से घिर जाता है। तो इस मॉडल के अनुसार तनाव दो तरह के होते हैं, एक तो अल्पकालिक तनाव यानी कि शॉर्ट टर्म वाले स्ट्रेस, जैसे कि दोस्तों अभी हमारे एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम के लिए जो स्ट्रेस पैदा होगा वो शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक तनाव उत्पन्न होगा। तो इसके अंदर 3 चरण है भाई, ये याद करने हैं आपको। तीसरे चरण में 2 तरह के तनाव लिख देने हैं। आगे दो को दीर्घकालिक तनाव यानी कि लॉन्ग टर्म के स्ट्रेस क्या होते हैं। अब जैसे कि किसी ऐसे इंसान के साथ में हम रिश्ते के अंदर बंधे हुए हैं जो खुद एक टॉक्सिक है, गलत बातें करता है, हमेशा डिमोल्ड हमें निराश करता है, ठीक है, और खुद टेंशन में रहता है, अगले को भी टेंशन देता है और मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। तो ऐसे रिश्ते में दोस्तों इंसान है ना निकल नहीं पाता है, तनाव की लंबी स्थिति में रहता है और दोस्तों तब भी है उसको थकान महसूस होती है, ठीक है, अलार्म प्रतिक्रिया शरीर देता है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, शरीर मतलब जैसे ही किसी ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में है जहाँ पे है ना इंसान गाली गलौज कर रहा है, गलत बातें करता है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों शरीर को पहले से ही अलार्म की स्थिति मिल जाती है कि यहाँ से भगो, इस इंसान को या तो भगाओ यहाँ से, ठीक है, और इंसान रेजिस्ट करता है, उससे बात नहीं करना, मैसेज सीन करना है और फिर तो उसके दिमाग में एक अजीब सी थकान महसूस करने लगती है। तो ये दीर्घकालीन तनाव में अपन पढ़ते हैं। इस मॉडल यानी कि जो जीएएस मॉडल है, ठीक है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इसका निष्कर्ष क्या, कंक्लूजन क्या लिखना है, यह जो मॉडल है वो हमें स्ट्रेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है और ये मनोवैज्ञानिक अथवा संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता। देखें ये मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इस मॉडल की कमी है कि दोस्तों ये हमें दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, जो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है उस पर ध्यान नहीं देता है, तो इस मॉडल की कमी है। इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट मॉडल आता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल, CAM, ठीक है, कॉग्निटिव असेसमेंट मॉडल, ठीक है। इसमें क्या, लेजारस का नाम याद रखना है। तो लेजारस ने इस मॉडल को तैयार किया था। इसके अनुसार जो स्ट्रेस होता है वो इंसान और पर्यावरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में होता है। तो सपोज दैट मान लो किसी ऐसे घर में अपन रहने के लिए हमें मिल रहा है जहाँ पे ना पंखा है, ना कूलर है, ना AC है, दोस्तों गर्मी अलग से पड़ रही है, वहाँ पर लोग भी टॉक्सिक है, रिश्तेदार भी टॉक्सिक है, इंसान भी टॉक्सिक है। तो पर्यावरण नेगेटिव हुआ, हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव है, उससे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसान पर्यावरण से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है उससे और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कोई घटना अथवा स्थिति तनाव पूर्ण नहीं है अथवा यह व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। तो देखिए अब जैसे ही किसी घर के अंदर कलेश चल रहा है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है पहले से नेगेटिव लेता है, ठीक है। तो इंसान यही सोच लेता है कि यार जिस घर में के अंदर मैं रह रही हूँ वहाँ तो कलेश ही चलता रहता है, ठीक है, तो मैं मतलब इसको अभी तो दूर नहीं कर सकती, मैं एक काम करती हूँ पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देती हूँ और ये समय के साथ में सब खत्म हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो इंसान पहले इस मॉडल में निर्धारित करता है कि मुझे स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है। तो एक व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का समाधान खोजने हेतु ध्यान धारणा, विचार, स्मृति, रचनात्मकता का सहारा लेकर किसी भी निर्णय तक पहुंच सकता है। जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो उसका प्राथमिक और द्वितीयक मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे कलेश चलता रहता है, तो वहाँ पर दोस्तों व्यक्ति है वो थोड़ा अकेला रहने लगता है, वो मेडिटेट करता है, ठीक है, वो अपने ईश्वर पर ध्यान लगाता है, ठीक है, अच्छे विचार लेके आता है, ठीक है, अच्छी मेमोरी को याद करता है जो उसके साथ में पास्ट के अंदर हुई है, क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब पेंटिंग वगैरह बनाने लगता है, ठीक है, अपने आप को बिजी रखने लगता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेस है वो कम करने लगता है। देखो यहाँ पर दिमाग की बातें चल रही, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसी मॉडल का नाम है संज्ञानात्मक। जहाँ पे संज्ञानात्मक का नाम आता है वहाँ पे दिमाग से संबंधित गतिविधियाँ आ जाएंगी। तो एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो नेगेटिव ख्याल आते हैं तो उसको दूर करने के लिए इंसान है वो दोस्तों ध्यान का, मेडिटेशन का सहारा लेता है, ठीक है, और क्रिएटिविटी की तरफ चला जाता है वो, ताकि वो टॉक्सिक लोगों के कांटेक्ट में ना हो। तो फिर भी वो मतलब अपने सामने दोस्तों दो स्थितियों का मूल्यांकन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी असेसमेंट में वो क्या करता है, वह देखता है कि ये जो तनाव है, ये जो मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो क्या मेरे शरीर को ही प्रभावित कर रहा है या मेरे दिमाग को ही प्रभावित कर रहा है। दूसरे प्रकार के असेसमेंट में क्या करता है वो इंसान देखता है कि तनाव से
उस प्रकार के तनाव से निकलने के उसके पास में रिसोर्सेज है कि नहीं है। अब जैसे कलेश है, ठीक है, घर के अंदर, लेकिन बेरोजगार है, पैसा नहीं है, तो रूम भी नहीं ले सकते बाहर, ठीक है, डिपेंडेंट है घर वालों पे, राइट। तो दूसरे प्रकार के असेसमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या रिसोर्सेज है, संसाधन है, अगर हैं तो हम वहाँ से चले जाएंगे। समझ गए? ये है आपका कोग्निटिव असेसमेंट मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति की प्रतिक्रिया शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक होती है। तनाव की प्रकृति मात्रा पर निर्भर करती है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, वो फिजिकली रिएक्ट कर सकता है, यानी कि जहाँ भी उसको लगता है कि मेरे से मारपीट हो रही है, ठीक है, मेरे ऊपर कोई गाली गलौज कर रहा है, तो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक यानी कि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, और भावनात्मक, इमोशनल, व्यवहारात्मक, बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरह से एक व्यक्ति है वो तनाव को दो तरह से असेस करता है, राइट। तो तनाव की प्रकृति, नेचर क्या है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी इंटेंसिटी है, वो डिपेंड करती है कि इंसान किस तरह से मूल्यांकन करता है। तो तनाव की स्थिति का सामना करके व्यक्ति पुनः मूल्यांकन करता है। तनाव के कारक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट में आपको बता देता हूँ। तनाव के कारक को देखता है कि कितने उसको स्ट्रेस किस वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राथमिक मूल्यांकन और द्वितीयक मूल्यांकन लिखना है। तो प्राथमिक मूल्यांकन में वो क्या पाएगा कि संकट की अनुभूति, यानी कि उसको कोई डेंजर लग रहा है, डेंजर वो फील कर रहा है। और ठीक है, अब जैसे ये घर के अंदर है, ठीक है, सभी लोग लड़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक मूल्यांकन में, प्राइमरी असेसमेंट में हम दो प्रकार से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। संकट की हमें फील हो रहा है कि हमें कोई मारपीट कर सकता है, या संकट ना होना, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं। फिर जब हमें लगा कि यार ये संकट है कि हमसे कोई मारपीट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, तो हम दूसरा मूल्यांकन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास में कुछ रुपया पैसा है कि नहीं है, हम बाहर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो हम इंसान है वो क्या करता है, खुद के रिसोर्सेज देखता है, उसका असेसमेंट करता है। तो इसमें द्वितीयक मूल्यांकन में भी दो तरह का हो सकता है। एक तो रिसोर्सेज पर्याप्त हो, जैसे कि हमारे पास में अगर 5,000 है तो भाई 5,000 से कौन कमरा किराया देगा, ठीक है, राइट। और अगर हमारे पास में अच्छा खासा पैसा है तो घर वालों से काफ़ी दूर रह सकते हैं काफ़ी दिनों तक, और तब तक के लिए घर पे मतलब हो सकता है कि वो जो क्लेश चलता रहता था वो मिट जाए। तो इस तरह से दोस्तों इंसान है वो स्ट्रेस से पार पा पाता है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों वो तनाव से दूर हो जाता है और वो पूरे मतलब पूर्व मूल्यांकन करता है, यानी कि वापस से असेसमेंट करने लग जाता है कि स्थितियाँ दूर हुई है कि नहीं हुई। तो आपको जितना भी चार्ट समझ में आता है तो आप बना के आना है। चौथा है दोस्तों व्यक्ति, पर्यावरण, उपयुक्त प्रतिरूप, पर्सन इन्वायरमेंट फिट मॉडल, पीई फिट मॉडल भी कहते हैं। ये जो मॉडल है वो हैरिसन और कापलान के द्वारा दिया गया था 1982 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग दोस्तों स्ट्रेस तब आता है जब इंसान है वो पर्यावरण से कुछ मांगे हैं, ठीक है, वो करता है, लेकिन दोस्तों उसके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो जैसे कि आपको घर से निकलना है, घर पे क्लेश चल रहा है, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, घर से नहीं जा सकते, आपको उन स्थितियों में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों स्ट्रेस आ गया ना। हाँ, ये यूनिट नंबर 3 ही चल रहा है, ठीक है, इसमें 7 तरह के मॉडल है, वही समझा रहा हूँ। तो वीडियो देख लेना अभी तक नहीं देखा है तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि एक संगठन के भीतर एक कर्मचारी को सभी जो ऑफिसर है उनके सामने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो शानदार तरह से प्रस्तुत करना है, लेकिन दोस्तों उसके पास में लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप नहीं है तो वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं बना सकेगा, रिपोर्ट नहीं बना सके, और अगले दिन वो फिर फेल हो जाएगा, प्रेजेंटेशन देने में अच्छे से बोल नहीं पाएगा, तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पीई फिट मॉडल है ये हमें क्या बताता है कि इंसान के पास में कितने रिसोर्सेज हैं, और क्या उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो जिस पर्यावरण से उसे स्ट्रेस आ रहा था उनको दूर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अपने स्ट्रेस को। पांचवा मॉडल पढ़ लेते हैं, साइकोडायनेमिक मॉडल है। विद्वान फ्राइड के द्वारा ये दिया गया था। दो तरह की चिंता, ये बताते हैं कि चिंता है जो दो तरह की होती है, एक तो संकेतक दुश्चिंता, सिग्नल एंजाइटी, और एक होती है अभिघात जन्य दुश्चिंता, ट्रॉमेटिक एंजाइटी। सिग्नल एंजाइटी का मतलब क्या होता है, इंसान को सिग्नल आने लगते हैं कि मतलब अब खतरा हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, एग्जाम के 7-8 दिन बच गए, तो संकेत आने लगते हैं, सिग्नल आने लगते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी इंसान को स्ट्रेस होती है। अभिघात जन्य दुश्चिंता क्या होती है, ट्रॉमेटिक एंजाइटी, तो व्यक्ति के भीतर कुंठित यौन प्रवृत्ति और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण होता है। तो इंसान है मतलब काफी दिनों से एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, काफी दिनों से एग्रेसिव हो जाता है। अगर उसी उसी व्यक्ति को नेगेटिव सिचुएशंस में रहना पड़ता है बार बार, तो इंसान है वो ट्रॉमेटिक एंजाइटी में हो जाता है और उसको ट्रॉमा झेलना पड़ता है, बार बार चिल्लाता है, फिर बार बार इरिटेट होता है इंसान।
दोनों ही प्रकार की चिंताओं में व्यक्ति को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता बट मानसिक नुकसान होता है। तो जो सिग्नल एंग्जाइटी थी, ट्रॉमेटिक एंग्जाइटी थी, ठीक है, दोनों ही प्रकार की चिंताओं में इंसान का कोई नुकसान तो नहीं हो पाता शरीर से, लेकिन इंसान का जो दिमाग है वो बीमार हो जाता है। क्योंकि इंसान है दोस्तों, अगर बार बार विचार उसके सामने आते हैं, ठीक है, तो इंसान विचारों से भी तो बीमार हो सकता है। लेविंसन ने फ्राइड के मनोवैज्ञानिक मॉडल को विस्तार देते हुए दो प्रकार के और चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक मॉडल है, साइकोडायनामिक मॉडल है, ये फ्राइड के द्वारा बताया गया था। फ्राइड है हमें दो प्रकार की एंग्जाइटी के बारे में बताता है, सिग्नल एंजाइटी और ट्रॉमेटिक एंजाइटी। ट्रॉमेटिक एंजाइटी का मतलब आप समझ गए हैं कि कोई चिंता हमें बार बार परेशान करती है, काफ़ी ज़्यादा विचार थॉट्स चलते हैं, ठीक है, और वो थॉट्स हम माइंड में लेके आते हैं, उनको खाना देते हैं थॉट्स को। तो थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण, विचारों में आपसी लड़ाई होने के कारण हम बीमार हो जाते हैं मानसिक रूप से। आगे चलते हैं। लेविनसन्स ने इस मॉडल को आगे बढ़ाया और ज़्यादा एक्सप्लेन किया। इन्होंने दो प्रकार की पर्सनैलिटी बताई, एक तो आदर्श अहम और एक आत्म छवि, ईगो आइडियल और सेल्फ इमेज। तो दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। ईगो आइडियल क्या होता है, इंसान मतलब दूसरों की इसमें इंसल्ट करने लगता है, अपने आप को बेस्ट घोषित करने की कोशिश करता है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने आप को ही श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों सेल्फ इमेज आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की एक इज्जत होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपका दिमाग जिस तरह से काम करता है कि तो आपने दोस्तों ने सोच रखा है, आपके दोस्तों ने सोच रखा है कि आपकी इस तरह से नौकरी लगेगी, या घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हो गई कि ये लड़की है वो हमारा नाम रोशन कर सकती है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ईगो भरा पड़ा है, नहीं तो मेरी तो नौकरी लगेगी 6 महीने के अंदर, लेकिन तैयारी करते नहीं हो आप, ठीक है। तो ईगो आइडल और सेल्फ इमेज के बीच में भी जब कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, ईगो ऊपर आ जाता है इंसान के, तो स्ट्रेस पैदा हो जाता है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, आनुवांशिक व्यवस्थानुरूप प्रमाणित सिद्धांत। इसको इंग्लिश में शायद जेनेटिक अरेंजमेंट कुछ ऐसा दे रखा होगा, ऑथेंटिक्स थ्योरी, ठीक है, इंग्लिश में देख लेना। तो इसमें इस सिद्धांत में क्या करते हैं, जीनोटाइप और फेनोटाइप की सहायता से हम स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। जीनोटाइप फेनोटाइप क्या होता है दोस्तों, मैंने यार बहुत अच्छे से बता रखे हैं। जैसे कि एक इंसान के जो माँ बाप होते हैं उनकी जीन्स कैसे हैं, और उस जीन्स के माध्यम से उस व्यक्ति का जो कद काठी होता है, उसका शरीर कैसा होगा, उसका नाक बाल कैसा होगा, ठीक है, उसका दिमाग कैसे काम करेगा, वो जीनोटाइप कहलाएगा। फिनोटाइप व्यक्ति की शारीरिक विशेषता है। तो इंसान है दोस्तों, जैसे कि शुरुआत के अंदर तो मतलब माता पिता के गुण उसमें आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आ, थोड़ा बड़ा आने लगता है, सपोज दैट आप 20 साल के हैं, आपका शरीर दुबला पतला, लेकिन आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली जिम जाते हैं, आप बढ़िया प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो दोस्तों आप भी हेल्दी हो जाएंगे। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि इंसान है वो कितना हेल्दी दिखता है, उसके हाथ पांव शोल्डर किस तरह के हैं। अब कुछ लोग बालों में हरा पीला नीला रंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो फेनोटाइप अलग होता है भाई, फेनोटाइप मतलब इंसान की जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं। जीनोटाइप उसकी माँ बाप के द्वारा उसको किस तरह के गुण मिले हुए हैं, उसका जीनोटाइप कहलाता है। समझ गए। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, अब देखें जीनोटाइप से कैसे स्ट्रेस आता है, जैसे कि किसी की मम्मी है ना हाइट में छोटी है, ठीक है, अब उसकी जो संतान है वो भी हाइट में छोटी रह गई, ठीक है। अब जैसे जैसे वो कॉलेज के अंदर गई, ऑफिस के अंदर गई, सभी उसको चिढ़ाते कि भाई तू कितनी बोनी दिखती है, कितनी छोटी है। वैसे तो एक काफ़ी घटिया तरह के लोग होते हैं, उसमें उस बच्ची की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन दोस्तों उसको बुली किया जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है, ठीक है, अपनी हाइट की वजह से। तो इंसान स्ट्रेस ले लेता है किसकी वजह से, जीनोटाइप की वजह से। वो सोचती है कि मेरी मम्मी की हाइट अगर अच्छी खासी होती तो मेरी भी हाइट अच्छी खासी होती और आज लोग मुझे चिढ़ाते नहीं, राइट। फिनोटाइप का मतलब जैसे कि एक इंसान अभी पतला है, ठीक है, 20 साल की उम्र में, अगर वो जिम जाएगा, अच्छी डाइट लेगा, प्रॉपर नींद लेगा, ठीक है, योग करेगा, मेडिटेशन करेगा, उसका चेहरा है ना दोस्तों हीरे की तरह चमकेगा। अगर मेडिटेशन करता है, योग करता है, अच्छी डाइट लेता है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेता है, ठीक है, और नॉन वेज और फास्ट फूड से दूर रहता है, तो उसका जो शरीर है वो बीमारियों से फ्री हो जाता है। तो फिनोटाइप दोस्तों, फिनोटाइप भी डिसाइड करता है, जैसे कि कोई अगर दुबला पतला है तो उसको लोग चिढ़ाते हैं कि कितना पतला है यार, तू कितनी पतली है, ठीक है। तो इंसान उसकी वजह से भी स्ट्रेस में आ जाता है। समझ में आ रहा होगा। लास्ट है दोस्तों पूर्णता तनाव प्रतिरूप, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वाले मॉडल को इंग्लिश में कहते हैं अपन डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। तो इसके अंदर क्या अपने को समझना है,
इसमें व्यक्ति के आनुवांशिक व पर्यावरणीय स्थितियां निर्धारित करेंगी कि व्यक्ति तनाव का अनुभव करेगा या नहीं करेगा। तो इंसान खुद डिसाइड करता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं कि मान लो अभी अपना समय अच्छा खासा चल रहा है, घर वालों के साथ में रह रहे हैं, लेकिन मान लो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि हमें ऐसी जगह जाके रहना पड़ सकता है इन जिंदगी के अंदर, जहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारा पोल्यूशन है, ठीक है। वहाँ पे घर भी अच्छा नहीं है, आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, गंदे हैं, ठीक है। तो व्यक्ति दोस्तों उस पर्यावरण के अंदर, उस सराउंडिंग के अंदर वो फील करता है कि मुझे स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे रखा है, इसी से भी समझ लें। अब जैसे कि दोस्तों एक व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ है, ठीक है। उसको पहले ही माँ बाप की तरफ से उसको सांस लेने की बीमारी मिली हुई है। तो तनाव की स्थिति में भी उसकी सांसें फूलने लगती है, लेकिन तनाव की स्थिति जैसे ही हट जाती है उस सामान्य स्थिति में आ जाता है और वो भूल जाता है कि मुझे सांस की बीमारी भी थी, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रवणता तनाव प्रतिरूप में हमें क्या समझना है। यहाँ पर दोस्तों इंसान है वो अपने जीन्स की तरफ और इन्वायरमेंट की तरफ देखना है कि मुझे स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि एक व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ है, तो दोस्तों वो यही सोचता रहेगा कि यार मेरे माँ बाप के अंदर भी सांस लेने की तकलीफ थी, मेरे अंदर भी सांस लेने की तकलीफ थी, ठीक है। तो मेरा जीवन तो वैसे ही खराब चलेगा आगे वाले टाइम में, ठीक है। काश मेरे माँ बाप में अंदर ये कमी ना होती, राइट। इस तरह से इंसान स्ट्रेस में ले सकता है, लेकिन एक इंसान दूसरा पर्सपेक्टिव रख कर के भी अपनी पॉजिटिव और ब्यूटीफुल लाइफ जी सकता है। कैसे? वो ऐसे विचारे कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे माँ बाप में अगर सांस लेने की तकलीफ थी तो हो सकता है मैं योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट लूँगा, तो है ना दोस्तों उसका इलाज हो जाएगा। या वो व्यक्ति धीरे धीरे सांसें अपने सांसों पे कंट्रोल करने लगता है। तो व्यक्ति खुद डिसाइड करता है कि मेरे को स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। और वो स्ट्रेस कैसे डिसाइड करेगा कि पर्यावरण और वो अपने जीन्स देख करके। ये आपका दोस्तों चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 3।